दोस्तों, कहानी 2007 अफगानिस्तान से शुरू होती है, जहां एक रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट में बताता है कि आज से 6 साल पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में बने बुद्ध की एक विशाल मूर्ति को बम के धमाके से नष्ट कर दिया। पर अब यूनेस्को आगे आकर जो बची हुई चीज़ें हैं उनको संरक्षित करना चाहती है और इसके लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम बनाई गई है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान के अलावे हिंदुस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट भी शामिल हैं। इसके बाद ये टीम अफगानिस्तान पहुंचती है, जहां हम पहली बार भारत के आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ को देखते हैं। ये लोग पहुंचकर वहां खुदाई शुरू करवाते हैं। खुदाई के दरमियान आर्यन को एक गड्ढे में कुछ मेटल के होने का आभास होता है। उसके साथ एक पाकिस्तान का आर्कियोलॉजिस्ट भी था। दोनों मिलकर जब उस जगह को खोदते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा बक्सा मिलता है। जब वो उसे खोलते हैं तो उन्हें उसमें पुराने ज़माने के बहुत सारे सिक्के, बर्तन और मोतियों की मालाएं मिलती है। अब आर्यन उस सिक्के को उठाकर देखता है तो पता चलता है कि ये सिक्के 7वीं सदी के सिंध के अंतिम राजा दाहिर सिंह के सिक्के हैं। ये लोग बात कर ही रहे थे कि वहाँ जो लोग काम करने वाले थे उनमें से किसी ने तालिबानियों को यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे दी और वो वहाँ आ गए। वो सभी लोगों को मारने लगे। सभी इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगे, पर आर्यन उस बक्से को वहाँ नहीं छोड़ना चाहता था। वो और पाकिस्तान का जो आर्कियोलॉजिस्ट था, दोनों ने मिलकर किसी तरह उस बक्से को बचाया। इस भाग दौड़ में उन्हें एक गुफा के अंदर बुद्ध की एक बहुत बड़ी और पुरानी मूर्ति भी मिल जाती है। इसके बाद इस्लामाबाद, पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्यन के इस काम की बहुत तारीफ होती है। पाकिस्तान इस खोज में जो कुछ भी मिला उसके आधे हिस्से को भारत को देने की बात कहता है। इस मीटिंग में एक रिपोर्टर ने कहा कि ये जो भी सामान मिला है वो हिंदू राजा का है, तो क्या पाकिस्तान को ये सब कुछ भारत के हवाले नहीं कर देना चाहिए? इस पर आर्यन कहते हैं ये दोनों देश की विरासत है। आर्यन यह भी कहते हैं कि वो किसी धर्म को नहीं मानते, क्योंकि धर्म इंसान को तोड़ता है और संस्कृति इंसान को जोड़ती है। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करते हैं जिसको कि प्रूफ किया जा सके। आर्यन इस मीटिंग के बाद जब इंडिया वापस आते हैं तो धर्म के ऊपर जो स्पीच आर्यन ने दी उसके कारण का नाम न्यूज़पेपर में छप गया। मीडिया ने आर्यन को नास्तिक बना दिया। इस पर उसकी वाइफ गायत्री उसे कहती है कि तुम्हें धर्म के ऊपर नहीं बोलना चाहिए था। जहां तुम्हें हीरो बनाना चाहिए वहां लोग तुम्हें विलन बना रहे हैं। पर आर्यन के लिए ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। वो गायत्री को अपना प्रमोशन लेटर दिखाता है तो वो भी खुश हो जाती है। गायत्री भगवान पर विश्वास करती थी, पर आर्यन साइंस पर। इसके बाद हम रामेश्वरम यानी तमिलनाडु को देखते हैं, जहां कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो इसलिए कि वहां की सरकार और कुछ निजी संगठन मिलकर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसके तहत वो राम सेतु को तोड़कर एक शिपिंग चैनल बनाना चाहते हैं, जिससे कि व्यापार के लिए एक छोटा सा रूट मिल सके। अब ये जो विरोध होने लगा तो सरकार में बैठे लोगों ने सोचा कि हम कोर्ट में ये प्रूफ कर देते हैं कि राम सेतु को किसी ने बनाया नहीं है, वो नेचुरल तरीके से बना हुआ है, क्योंकि राम सेतु से भगवान राम का नाम जुड़ता है। तो इसके लिए उन लोगों ने आर्यन को अप्रोच किया, क्योंकि आर्यन एक आर्कियोलॉजिस्ट है और नास्तिक भी। उसके बॉस उसे कहते हैं कि तुम्हें बस एक एफिडेविट देना है कि राम सेतु को भगवान राम ने नहीं बल्कि नेचर ने बनाया है। पर आर्यन राम सेतु की रिसर्च करना चाहता था। वो भले ही भगवान पर विश्वास ना करे, पर वो किसी के कहने पर कोई रिपोर्ट नहीं देना चाहता था। पर आर्यन अपनी बॉस के बातों में आ गया और एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे उसकी वाइफ गायत्री ने पढ़ लिया। वो उसे कहती है कि तुम अपने साथ पूरी फैमिली को घर से निकलवा दोगे। तुम श्री राम पर सवाल कैसे उठा सकते हो कि राम सेतु को उन्होंने नहीं बनाया? आर्यन ने कहा कि मैं श्री राम पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि राम सेतु को नेचर ने बनाया है।
गायत्री उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा मत करो, पर आर्यन नहीं मानने वाला था। उसने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी। इस रिपोर्ट के आने के बाद सभी लोग इस केस के बारे में बात करने लगते हैं। ये लोगों के आस्था पर एक चोट था। कोर्ट इस पर सुनवाई करती है और सरकार को ये आदेश देती है कि वो कोई साइंटिफिक सबूत पेश करे जिससे कि ये पता चले कि राम सेतु मैन मेड नहीं बल्कि नेचुरल है, उसे नेचर ने बनाया है। इसके बाद सरकार को अपना एफिडेविट वापस लेना पड़ता है। सरकार ने पब्लिक से माफ़ी मांगी और आर्यन को भी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पर यह बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सस्पेंड होने के बाद जब आर्यन अपने घर में था तो उसके बॉस उसे कॉल करके किसी से मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उसे इंद्रकांत से मिलवाते हैं। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट में सारा पैसा इंद्रकांत का ही लग रहा था। वो डॉक्टर आर्यन की रिपोर्ट से बहुत खुश था। वो आर्यन से मिल के बोलता है कि मुझे तुम्हारी रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल ऑनेस्ट और ट्रुथ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम फिर से एक रिपोर्ट तैयार करो, पर इस बार साइंस के नज़रिए से। तुम समंदर में जाओ और वहाँ सबूत इकट्ठे करो और मैं तुम्हारी इसमें पूरी मदद करूँगा। उसके बाद हम उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे। आर्यन उसकी बातें सुनता तो है, पर वो उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि सर, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोग सच नहीं सुनना चाहते, बल्कि वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। इसके बाद आर्यन वहाँ से निकल जाता है, पर जब वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो कुछ लोग आर्यन के चेहरे पर कालिक पोत देते हैं। सिर्फ यही नहीं, उसके बेटे के स्कूल से भी फ़ोन आता है जहाँ किसी ने उसके बेटे को रावण की फैमिली कहा और उसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया। आर्यन इन सब बातों से परेशान हो गया था। वो गायत्री से कहता है कि मुझे इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलना पड़ेगा। आर्यन अपनी कही हुई बातों को सच साबित करना चाहता था। गायत्री उसे फिर मना करती है कि तुम और प्रॉब्लम में फंस जाओगे, और सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हम सब भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आर्यन मानने को तैयार नहीं था। उसे विश्वास था कि राम सेतु को भगवान राम ने नहीं बनाया है, वो नेचुरल है। वो अपनी बीवी से इंद्रकांत के बारे में बताता है जो उसे रिसर्च करने के लिए वहाँ भेजना चाहता है। उसके अगले दिन आर्यन चेन्नई के लिए निकल जाता है। वो पुष्पक कंपनी के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। सबसे पहले तो वो चेन्नई पहुंचता है, फिर वहां से रामेश्वरम के लिए उड़ान भरता है और वहां से राम सेतु शिपिंग लैब के लिए, जहां वो पहली बार राम सेतु को देखता है। आर्यन फाइनली उस शिप पर पहुंच जाता है। वहां जाकर सबसे पहले वो बाली से मिलता है, वहां के प्रोजेक्ट मैनेजर से। वो आर्यन को लैब तक लेके जाते हैं। लैब बहुत ही बड़ा और एडवांस था। आर्यन ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। बाली उसे कहता है कि आपको यहाँ हर तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद बाली उसे बाकी टीम मेंबर से मिलवाता है जो इस प्रोजेक्ट में उसकी मदद करने वाले थे। इसके बाद आर्यन को वो सूट दिखाया जाता है जिसका नाम था मकर, जिसे पहनकर वो घंटों पानी के अंदर रह सकता था, जिसे इनबिल्ट ऑक्सीजन था। बाली ये भी बताता है कि जब हम पानी के अंदर होंगे तो हमें श्रीलंका के बॉर्डर का ध्यान रखना है। हम उसके पास नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ सिविल वार छिड़ी हुई है। इसके बाद राम सेतु के बारे में डिटेल दी जाती है कि ये सेतु करीब 35 फीट लंबा है और तमिलनाडु के पंबन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जुड़ा हुआ है। कई जगहों पर ये 3.5 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। फिर आर्यन ने खड़े होकर कहा कि पुष्कर भटनागर के अनुसार श्री राम का जन्म आज से 7000 साल पहले हुआ था। तो हमें दुनिया को बस ये प्रूव करना है कि राम सेतु 7000 साल पहले से बना हुआ है। इसके अगले दिन आर्यन मकर यानी वो सूट पहनकर पानी में उतरता है ताकि वो कुछ सबूत इकट्ठे कर सके। आर्यन पानी के अंदर चला जाता है और सारी चीज़ों को देखता है। पानी के अंदर तैरते हुए वो राम सेतु तक पहुंचता है और जब वो राम सेतु को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सेतु की बनावट अंदर से कमाल की थी। इसके बाद आर्यन वहां से कुछ सैंपल कलेक्ट करता है और उसे लेके आता है।
इसके बाद उन सैंपल को टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि ये सैंपल 18,000 साल पहले के हैं, यानी राम सेतु श्री राम के जन्म से पहले से है। आर्यन ये कहता है कि सेतु की एक्चुअल एज का पता करने के लिए हमें वो फ्लोटिंग पत्थर चाहिए जो कि राम सेतु पर लगा हुआ है, और इसके लिए हम ब्रिज को तोड़ नहीं सकते, पर जहाँ पर ब्रिज कमज़ोर है वहाँ से पत्थर ला सकते हैं जो श्रीलंका के बॉर्डर के करीब है। बाली आर्यन को कहता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते। आर्यन कहता है कि मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ तक बिना जाए हमें वो पत्थर मिल जाए। इसके बाद आर्यन फिर से पानी में उतरता है और वहाँ कोशिश करने के बाद उसे एक फ्लोटिंग रॉक दिखता है जो श्रीलंका के बॉर्डर के पास था। शिप से बाली उसे वहाँ जाने के लिए मना करता है, पर आर्यन उसकी बात नहीं सुनता। वो किसी तरह उस रॉक को वहाँ से ले आता है। इस बात से बाली थोड़ा नाराज हो जाता है। इसके बाद ये लोग उसको टेस्ट करते हैं। डॉक्टर सैंड्रा आर्यन को बताती है कि ये बड़ा अनोखा है, सारे पत्थर को यहाँ प्लांट किया गया है। आर्यन ये कहता है कि ये समंदर में कहीं से भी आ सकता है, पर सैंड्रा कहती है कि नहीं, यहाँ छोटे और बड़े पत्थरों को सिस्टमैटिक ढंग से लगाया गया है। आर्यन को यह भी बताया जाता है कि ये रॉक्स एक्चुअल में 7,000 साल पुराने हैं। आर्यन मानना तो नहीं चाहता था, पर उसे मानना पड़ता है कि राम सेतु एक मैन मेड स्ट्रक्चर है, इसे भगवान राम के समय ही बनाया गया है। अब आर्यन ये प्रूव करना चाहता था कि राम सेतु मैन मेड है। वो दुनिया के सामने सच लाना चाहता था, पर बाली को लगता है कि इससे हमारा काम बिगड़ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो वो सेतु को तोड़ नहीं पाएंगे। आर्यन के साथ एक और साइंटिस्ट था जिसे अब भी विश्वास था कि ये सेतु नेचुरल तरीके से बनी हुई है। इंद्रकांत आर्यन से कहता है कि तुम अपनी खोज को जारी रखो और कुछ और सबूत इकट्ठे करो, और इसके लिए तुम्हें आज रात फिर से जाना होगा। आर्यन कहता है ठीक है। अब रात में आर्यन, सैंड्रा और डॉक्टर गैब्रियल पानी में उतरते हैं। गैब्रियल बोलती है कि उसे बाली पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपने साथ फ्लोटिंग रॉक को लेकर आ गई थी। धीरे धीरे ये पानी के अंदर जाते हैं। ये जब 300 फीट अंदर जाते हैं तो उन्हें राम सेतु दिखाई देता है। ये तीनों एक छोटे से सबमरीन में बैठे हुए थे कि अचानक उसका सिस्टम खराब होने लगता है और सबमरीन का इंजन फेल हो जाता है। ये सब जानबूझकर बाली ने किया था। पानी के बाहर बहुत तेज तूफान आने लगा था। सबमरीन का ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। आर्यन किसी तरह से सबमरीन को ऊपर लेके आता है और सबमरीन से बाहर निकलता है, पर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। ये तीनों पानी में गिर जाते हैं। बहुत देर स्ट्रगल करने के बाद ऐसा लगा कि आर्यन अब डूब जाएगा, लेकिन तभी एक नाव आती हुई दिखाई देती है और वो तीनों को बचा लेती है और श्रीलंका लेके चले जाती है, क्योंकि ये नाव श्रीलंका से आई थी, जहां वो मिलते हैं एपी यानी अंजनी पुष्प कुमार से, जो एक गाइड था। एपी बोलता है कि वो उनकी मदद करेगा, उन्हें जितने भी रॉक्स चाहिए वो ले सकते हैं। इसके बदले जो चार्ज होगा वो उन्हें देना होगा। एपी अपना सारा हिसाब किताब एक डायरी में लिखता था। अगले दिन सुबह ये लोग रॉक लेने के लिए समंदर में जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि बाली और उसके लोग उसी तरफ आने लगे हैं। वो आर्यन को जान से मार देना चाहते थे। एपी उन लोगों को वापस लेके आ जाता है, पर बाली और उसके लोग उसके पीछे पीछे आइलैंड पर आ जाते हैं, जहां उनकी मुठभेड़ वहां के लोगों से हो जाती है। इस मुठभेड़ में गैब्रियल मारी जाती है। इन सब के पीछे इंद्रकांत था। वो नहीं चाहता था कि आर्यन ये प्रूफ कर दे कि राम सेतु को भगवान राम ने बनाया है, इससे उसका प्रोजेक्ट रुक जाएगा। इंद्रकांत ने दूसरे साइंटिस्ट, जिसके अनुसार राम सेतु 18,000 साल पुराना है, वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दिया। फिर कोर्ट 3 दिनों का समय देती है। अगर विपक्ष इसका जवाब नहीं देती है तो राम सेतु को तोड़ना शुरू कर दिया जाएगा। आर्यन सैटेलाइट फ़ोन के जरिए अपनी वाइफ से बात करता है तो उससे पता चलता है कि सरकार ने एक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी है। वो गायत्री को बोलता है कि उसने फ्लोटिंग रॉक खोजा था, पर अब वो मिसिंग है, पर अब वो पीछे नहीं हट सकता।
वो कुछ और सबूत इकट्ठा करना चाहता है जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि श्री राम सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है बल्कि हमारा इतिहास है। गायत्री उसके बातों से डर जाती है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि आर्यन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो जब देखता है तो वहाँ के लोग रावण की पूजा कर रहे थे। आर्यन गायत्री को बोलता है कि अगर मैं रावण के अस्तित्व को श्रीलंका में खोज लेता हूँ तो राम जी की कहानी भी सच हो जाएगी। गायत्री बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना। आर्यन मजाक में बोलता है कि घबराओ मत, तुम्हारे हनुमान जी हमें बचा लेंगे। इसके बाद आर्यन एपी से बोलता है कि अगर हमें श्रीलंका में रावण की लंका को खोजना है तो कैसे खोजेंगे। एपी कहता है कि हम अगर जाफना पब्लिक लाइब्रेरी जाएं तो ज़रूर वहाँ से कुछ मिल सकता है। अगले दिन वो जाफना जाते हैं पर आर्यन को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। पर एपी को पता चलता है कि जाफना के लाइब्रेरियन के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। एपी ने कहा कि मैं उनसे मिलकर आता हूँ। एपी उससे मिलने के बाद उन दोनों को वहाँ बुलाता है। ये लोग जाफना फोर्ट में मिलते हैं जहाँ आर्यन को लाइब्रेरियन के द्वारा एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है। इस मैन्युस्क्रिप्ट में एक सीक्रेट टनल था जो रावण की लंका तक पहुँचता था, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में था। सैंड्रा पूछती है कि हम टनल तक कैसे पहुंच सकते हैं। एपी कहता है कि अगर हम अशोक वाटिका जाएं तो हम वहां से उस सीक्रेट टनल तक पहुंच सकते हैं। फिर ये लोग वहां से चल देते हैं। वो जाफना से अशोक वाटिका तक जाने लगते हैं। इधर इंडिया में बस एक दिन ही बचा हुआ था जब कोर्ट राम सेतु पर अपना फैसला सुनाता। अशोक वाटिका जाके उस टनल को खोजना आसान नहीं था। एपी इसमें काफ़ी मदद करता है। वो उन दोनों को रावण इला फॉल्स तक लेके जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट में एक क्रोकोडाइल जैसा कुछ बना हुआ था। वो फॉल में आकर क्रोकोडाइल को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर क्रोकोडाइल का पीछा करने के बाद वो गायब हो जाता है। पर वो फॉल में जिस जगह पर पहुंचते हैं वहाँ एक चट्टान होती है जो क्रोकोडाइल के शेप में थी, मगर उस चट्टान में कोई रास्ता नहीं था। फिर आर्यन को लगता है कि चट्टान के नीचे कोई गुफा हो सकती है। इसके बाद वो उस चट्टान के नीचे पानी में जाते हैं। अंदर थोड़ी देर तैरने के बाद उन लोगों को वो टनल मिल जाता है। ये सब टनल में आगे जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक जगह पर 3 रास्ते दिखाई देते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि कौन से रास्ते पर आगे बढ़ना है। तभी आर्यन की नज़र गुफा के ऊपर के दीवार पर जाती है जहाँ कुछ लिखा हुआ था। आर्यन उसे पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि जिस दीवार में ये लिखा है उसी रास्ते पर आगे जाना है। जब वो उस रास्ते पर आगे जाने लगता है तो उन्हें वो ट्रायंगल शेप वाला चट्टान भी मिल जाता है जो हो सकता है कि रावण की लंका तक जाने का रास्ता हो, मगर वो पत्थर बहुत बड़ा था और उसे तोड़ना पॉसिबल नहीं था। तब एपी कहता है कि हमारे पास टाइम कम है, हमें त्रिकुट पर्वत की तरफ जाना चाहिए। हमें ज़रूर वहाँ से रावण की लंका के कुछ सबूत मिल जाएंगे। फिर ये सब उस गुफा से त्रिकुट पर्वत की तरफ निकल जाते हैं। जब ये त्रिकुट पर्वत की तरफ बढ़ते हैं तो सैंड्रा को एक तरह का पौधा दिखाई देता है। सैंड्रा कहती है कि हो ना हो ये संजीवनी बूटी है। आर्यन कहता है कि अगर ये संजीवनी है तो इसका मतलब हम रावण की लंका में खड़े हैं। ये सब बात कर ही रहे थे कि वहाँ हेलीकॉप्टर से बाली आ जाता है, पर इस बार बाली के साथ गायत्री भी थी। तब मजबूर होकर आर्यन, सैंड्रा और एपी को बाली के साथ हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ता है। बाली उस फ्लोटिंग रॉक को खोज रहा था, पर आर्यन कहता है कि वो रॉक उसके पास नहीं है। फिर उन लोगों में मारपीट चालू हो जाती है जिसमें एपी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है, पर एपी का बैग आर्यन के हाथ में रह जाता है। फिर बाली और आर्यन में मारपीट होने लगती है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है, पर सारे लोग बच जाते हैं। आर्यन को लगा कि वो फ्लोटिंग रॉक खो बैठा है, पर उसे वो रॉक एपी के बैग से मिल जाती है। उसने बाली की भी जान बचाई। फिर बाली ने बाकी सबकी मदद की वहाँ से निकलने में। वहाँ से निकलकर आर्यन सीधे कोर्ट पहुँचता है जहाँ राम सेतु पर सुनवाई हो रही है।
सरकार के तरफ से जो वकील थी उनका मानना था कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए, इसका हमारे इतिहास से कोई संबंध नहीं है। पर आर्यन कहता है कि माय लॉर्ड, मैं भी भगवान में विश्वास नहीं करता, पर मुझे जो एविडेंस मिले हैं मैं उसे झूठा भी नहीं बोल सकता। आर्यन उस फ्लोटिंग रॉक को कोर्ट के सामने रखता है। आर्यन वहाँ के कुछ पिक्चर भी दिखाता है, साथ में वो मैन्युस्क्रिप्ट भी। इसके बाद वकील के द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि ये राम सेतु नहीं बल्कि एडम्स ब्रिज है, और जो लोग ये मानते हैं कि ये एडम्स ब्रिज है उन्हें इसके तोड़े जाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आर्यन कहता है कि इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज कहना अंग्रेजों की चाल थी, हमारे इतिहास को मिटाने की। लास्ट में वकील जो इस ब्रिज को तोड़ना चाहती थी वो बोलती है कि हिंदू धर्म के लोग हर चीज़ की पूजा करते हैं, चाहे वो गंगा हो, पेड़ हो, जंगल हो। अगर हम इन सब चीज़ों को मानेंगे तो फिर विकास कैसे होगा। इस पर आर्यन कहता है कि विकास जरूरी है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को भी बचाना है। राम सेतु जो दुनिया में बस एक ही है, उसे तोड़कर विकास कैसे हो सकता है। हम कोई और रास्ता भी तलाश कर सकते हैं जिसमें कि सेतु भी सुरक्षित रहे और विकास भी हो। विकास के लिए संस्कृति को दांव पर रखना ठीक नहीं है। इसके बाद कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई। जज फैसला देने से पहले थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं। गायत्री आर्यन को कहती है कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे ढंग से किया है, पर आर्यन कहता है कि अगर हम ये केस हार जाते हैं तो एपी और गैब्रियल की कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी। गायत्री पूछती है कि एपी कौन था। आर्यन कहता है कि वो एक गाइड था, पर वो कहता है कि अगर उसके पास रॉक था तो उसने बताया क्यों नहीं। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। वो कहती है कि श्री राम हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, देश के सारे लोगों की आस्था से वो जुड़े हुए हैं। कोर्ट ये कहती है कि जो लोग राम सेतु को तोड़ना चाहते हैं उनके पास क्या सबूत है कि राम सेतु को श्री राम ने नहीं बनाया, और जब तक वो ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाते तब तक राम सेतु को नहीं तोड़ा जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इस केस के ख़त्म होने के बाद आर्यन अपने घर पर होता है। तब उसे एपी की याद आती है। वो उसके डायरी को खोजकर जब उसे खोलता है तो देखता है कि उस डायरी में वो हिसाब किताब नहीं लिखता था, बल्कि उस पूरी डायरी में बस एक ही चीज़ लिखी हुई थी, जय श्री राम। दोस्तों, यानी बजरंगबली खुद उसके साथ थे, और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।